नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। अच्छे संकेतों के बावजूद बाजार में ऊपरी स्तरों से बना दबाव। सेंसेक्स, निफ्टी बैंक दोनों करीब 600 अंक नीचे फिसले। निफ्टी भी 150 अंक गिरकर आया 17,000 के नीचे। मिड कैप्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं, ऑल्दो बिल्कुल फ्लैट। एक बात पे मैं बहुत ही दृढ़ निश्चय था कि जिस दिन मन ऊब जाए उसी दिन निकल जाने का है। एक मिनट भी इस काम में नहीं रहना, अगर पूरी तरह से दिल से नहीं करने का। टीसीएस से इस्तीफे के बाद राजेश गोपीनाथन डायरेक्ट दिल से कहा, बड़े फैसले लेने में नहीं लगाना चाहिए वक्त। नए सीईओ के कीर्ति वासन बोले, कंपनी को नई ऊंचाई पर पहुंचाने की हुई कोशिश। शेयर फ्लैट। स्टील स्टॉक्स में जबरदस्त एक्शन। जिंदल स्टील 3% चला। टाटा स्टील, सेल, वेदांता भी 1% ऊपर। पीएलआई स्कीम के तहत 27 कंपनियों के साथ करार करेगा स्टील मंत्रालय। और मिस्टर वेज फूड में करीब 38% हिस्सा खरीदने से जुबिलेंट इंग्रेविया में बढ़ा निवेशकों का इंटरेस्ट। शेयर में 5% की तेजी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स और भारत फोर्ज में आज तेजी। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने 70,500 करोड़ रुपए की रक्षा खरीद को दी मंजूरी। एचएएल से 32,000 करोड़ रुपए के 60 यूएच मरीन चॉपर लेने का सौदा भी डील में शामिल। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और बाजार का हाल आपके सामने लेकर आते हैं, जहां पर संकेत ठीक थे विदेशी बाजारों से और उसी तर्ज पर शुरुआत भी बेहतर हुई थी, लेकिन मार्केट्स में जो स्ट्रेंथ है वो टिक नहीं पा रही है। ये आज का जो रिएक्शन है मार्केट्स का ऊपर खुलने के बाद वहीं से फिसले 17,000 के नीचे निफ्टी फिसला, ये साफ तौर से इंडिकेट करता है कि कॉन्फिडेंस की मार्केट में कमी है, इन्वेस्टर्स कॉशियस हैं और यहाँ पर बाय पोजीशंस जो हैं उसकी कमी है मार्केट में। निफ्टी इस समय डेज लो पर आकर ट्रेड कर रहा है 16,980 के लेवल्स पर। सिमिलर रुझान आपको बैंक निफ्टी में भी दिखाई देगा, 120 अंक नीचे कारोबार कर रहा है। मिड कैप्स भी ऊपरी स्तरों से हल्के हुए हैं, ऑल्दो फ्लैट ट्रेड कर रहे हैं। अगर आप सुबह से लेकर अब तक का मूव देखेंगे तो हरे निशान में भले ही मिड कैप इंडेक्स लेकिन दिन के लोअर लेवल्स पर आ चुका है। स्मॉल कैप में ऑल्दो बाकी इंडाइसेस के मुकाबले पेन थोड़ा सा कम नजर आ रहा है। अब एक बार देख लेते हैं इस समय के संकेत और उसके बाद थोड़ा और डिटेल एनालिसिस करेंगे। मिड कैप का पूरा एक्शन भी आपके सामने लेकर आएंगे। मार्केट की ब्रेथ है आपके सामने, जो मिली जुली आप कह सकते हैं। 1684 स्टॉक्स जो बढ़ने वाले हैं, वहीं 1100 से ज्यादा स्टॉक्स हैं जो कि दबाव के साथ कर रहे हैं ट्रेड। तो मिड कैप स्मॉल कैप में जो सेलेक्ट बाइंग है उसकी वजह से आपको ब्रेथ पॉजिटिव दिखाई दे रही है। अब एक बार देखते हैं संकेत। तो सबसे पहले देख लेते हैं एशियन मार्केट्स को कि वहां क्या रुझान बना हुआ है। ज्यादातर एशियाई बाजार हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं। 1 से 1.5% की मजबूती ऑन एन एवरेज सभी एशियाई बाजारों में दिख रही है। शंघाई हैंग सेंग स्ट्रेट टाइम्स भी 0.25% से लेकर 0.2% ऊपर कर रहे हैं कारोबार। अमेरिका के फ्यूचर्स देखिए तो ये बिल्कुल फ्लैट है। डाउ फ्यूचर्स 9 अंक नीचे है, नेस्डैक का फ्यूचर 29 अंक ऊपर है। तो 1/4% की बढ़त आपको नेस्डैक फ्यूचर्स में जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन डाउ फ्यूचर्स बिल्कुल फ्लैट कारोबार कर रहा है। तो ऐसे में अब तक बाजार में हुआ क्या है, बाजार की बड़ी बात आप लेकर आते हैं। संकेत बेहतर थे, उसके बावजूद भी बाजार ऊपरी स्तरों पर टिक नहीं पाया। निफ्टी 17,000 के नीचे आकर अब ट्रेड कर रहा है। अगर आप दिन के हायर लेवल से कंपेयर करेंगे तो बैंक निफ्टी डेज हाई से 600 अंक फिसला है और अब 125 अंक नीचे कारोबार कर रहा है। मिड कैप इंडेक्स फ्लैट, अगेन डेज लो पर। बाइंग स्मॉल कैप्स में दिख रही है। पॉकेट्स देखेंगे तो आईटी, रियल्टी, कैपिटल गुड्स यहां खरीदारी है। चुनिंदा सरकारी स्टॉक्स, फार्मा स्टॉक्स, मेटल स्टॉक्स में बाइंग देखने को मिल रही है। दबाव दिख रहा है ऑटो स्टॉक्स में, बैंक शेयर्स में। तो ये है फिलहाल सेक्टर स्पेसिफिक हाल। स्टॉक्स पर भी आएंगे, उससे पहले इंडेक्स पर एक राय ले लेते हैं। प्रकाशगवा.com के प्रकाश गवा हमारे साथ मौजूद है। गावा साहब नमस्कार। आपने कंसिस्टेंटली मेंटेन किया है कि मार्केट में वीकनेस है और वो हम देख भी रहे हैं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल आज का संकेत ठीक ठाक, एशियाई बाजार स्ट्रेंथ को होल्ड कर रहे हैं। भारतीय बाजार जहां खुले वहां से नीचे आए हैं। क्या व्यू है लेवल्स के हिसाब से इंडेक्स पर आज की क्लोजिंग तक? आज के क्लोजिंग तक वीक ही नजर आता है मुझे। देखिए, अगर जब तक आज का हाई पार कर ले तो ठीक है, जब तक आज का हाई पार नहीं करता, आज कल या परसों, तब तक तो मार्केट वीक है। जो भी रैलीज मिलेगी वो एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी रहेगी, क्योंकि स्ट्रक्चरली मार्केट वीक है और लोअर लेवल्स करीब 16,800 है। वहां पर सब मिल जाए तो ठीक है, लेकिन मुझे लगता है वहां तक जाने की कोशिश करेगा। ओके, चलिए, तो ये राय रही इंडेक्स पर। अब स्टॉक्स पर आ जाते हैं। गावा साहब, स्टॉक्स निकाले हैं कुछ? मुझे HCL टेक अच्छा लगता है। यहाँ पर लगता है कि अब 1110 पे ट्रेड कर रहा है
पॉसिबल है कि 1130 देखने को मिल सकते हैं, स्टॉप होगा 1100। एचसीएल टेक पर ध्यान देना चाहिए ऑन द लॉन्ग साइड। दूसरा स्टॉक जो पसंद है मुझे, आई थिंक मैं कहूंगा कोफोर्ज। कोफोर्ज का काफी गिरावट हुई है, आज थमा हुआ है और इंडिकेटर वाइज लगता है कि यहाँ से एक अपमूव मिलना चाहिए। ऐसा कुछ होता है तो 4000 का जोन भी देखेंगे। ट्रेड कर रहा है 3916 पर, तो 3900 का स्टॉप अगर चले कोफोर्ज पर तो मेरे ख्याल से शायद एक अपमूव मिल सकता है कोफोर्ज। ओके, चलिए, तो कोफोर्ज और एचसीएल टेक, गावा साहब का भरोसा आईटी पर है। आज के सेशन में 1130 के टारगेट एचसीएल टेक में, कोफोर्ज में भी खरीदारी का ट्रेड ले सकते हैं। और इनफैक्ट आज सबसे ज्यादा बढ़ने वाला इंडेक्स भी आईटी है, 1.5% ऊपर निफ्टी आईटी इंडेक्स कर रहा है ट्रेड। कोफोर्ज में जो टारगेट्स हैं वो 4000 के हैं। 3900 का एक स्टॉप लॉस आपको रखना होगा। अब बात कर लेते हैं मिड कैप्स की। इंडेक्स तो आपने देखा फ्लैट ट्रेड कर रहा है हल्की बढ़त के साथ, लेकिन आईटी से ही शुरुआत कर लेते हैं। गावा साहब ने तो 2 ट्रेड्स आपको बताई हैं, लेकिन इसके अलावा भी काफी सारे स्टॉक्स आपको दिखाई देंगे तेजी वाले। उसमें केपीआईटी टेक है जो कि 7.5% ऊपर है, जेंसर टेक में 4% का मूव, परसिस्टेंट सिस्टम 3% ऊपर और एलएनटीआई माइंड ट्री भी 3.5-4% ऊपर है। सरकारी स्टॉक्स में खबरों का इंपैक्ट हम देख रहे हैं एचएल जैसे स्टॉक्स पर। इसके अलावा बीईएल, आईडीबीआई, एनएचपीसी ये भी तेजी के साथ ही ट्रेड कर रहे हैं। फार्मा में रौनक, जिसमें आपको हेल्थ केयर स्टॉक्स भी शामिल दिखेंगे। जुबिलेंट फार्मा तो 9% ऊपर है ही, कृष्णा डायग्नोस्टिक 4.5% ऊपर, और अरविंदो फार्मा ने कंसिस्टेंटली तेजी दिखाई पिछले 3 सेशंस में, खासतौर से 2.5% ऊपर आज भी। नेटको फार्मा भी 2.5% ऊपर कर रहा है ट्रेड। केमिकल स्टॉक्स में भी आज पाएंगे, जिसमें लक्ष्मी केमिकल्स की इंडस्ट्रीज, रोजारी बायो, नवीन फ्लोरीन, यहाँ भी 2% से लेकर 8% तक की तेजी है। मेटल्स भी चमके हैं, नाल्को, जीएसपीएल, हिंदुस्तान जिंक, सेल 1 से 3.5% की मजबूती है। और आखिर में रियल्टी स्टॉक्स लेकर आते हैं, जहां पर डीएलएफ, फिनिक्स, प्रेस्टीज, सोबा, यहां पर तेजी में ही कारोबार हो रहा है। 2.5% तक के मोमेंटम आपको दिख रहा है स्टॉक्स में। डीलर सबसे ज्यादा तेज 2.5% की मजबूती के साथ। लेकिन आज के मार्केट में जो पूरा फोकस है वो आईटी पॉकेट पर ही है, और खासतौर से टीसीएस पर स्टॉक हालांकि आपको फ्लैट दिखाई दे रहा है, लेकिन जो टीसीएस में मैनेजमेंट बदलाव हुआ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दरअसल जो टीसीएस के एमडी और सीईओ है राजेश गोपीनाथन, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और जो इस्तीफा है गोपीनाथन का वो 15 सितंबर 2023 से लागू होगा। अब नए सीईओ कौन बनेंगे? दरअसल के कृतिवासन को टीसीएस का नया सीईओ नियुक्त किया गया है, और के कृतिवासन की नियुक्ति 16 मार्च से लागू होगी। FY24 में एमडी और सीईओ का पदभार संभालेंगे के कृतिवासन। अब ये अपडेट है। दरअसल 15 सितंबर 2023 तक राजेश गोपीनाथन कंपनी में रहेंगे। ये बताना जरूरी है क्योंकि भले उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन अभी भी टीसीएस में वो एटलीस्ट 15 सितंबर 2023 तक बने रहेंगे और के कृतिवासन को सपोर्ट करेंगे वो कामकाज में। कृतिवासन की नियुक्ति के लिए शेयर होल्डर्स के हालांकि जो अभी अप्रूवल है वो बाकी है, लेकिन ये मैनेजमेंट बदलाव है, अभी शेयर होल्डर्स का अप्रूवल अवेटेड है। तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट। दरअसल टीसीएस के जो राजेश गोपीनाथन है, उन्होंने एमडी सीईओ पद से इस्तीफा तो दे दिया है, लेकिन सवाल यह है कि गोपीनाथन ने जो 6 साल की पारी टीसीएस में निभाई है अब तक बतौर एमडी एंड सीईओ, वो जो उनका सफर था वो काफी सफल रहा है अब तक। गोपीनाथन ने टीसीएस की कितनी बदली तस्वीर, ये बताने के लिए सुमित मेहरोत्रा हमारे साथ मौजूद हैं। बताइए सुमित, कैसा रहा टीसीएस का परफॉर्मेंस इन 6 सालों में? तो राजेश गोपीनाथन साहब ने इस्तीफा दिया है और करीब 5 सालों से कंपनी के साथ बतौर एमडी एंड सीईओ कार्यरत थे, और टीसीएस ने एक बड़ी लीडरशिप रोल हासिल की, एक बड़ी ग्रोथ दिखाई है। कुछ आंकड़े आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़ेंगे, किस तरह से ग्रोथ देखने को मिली। गोपीनाथन साहब की लीडरशिप में टीसीएस की आय के अंदर 9.5% की दर से बढ़त देखने को मिली, मुनाफे में 8.5% की दर से बढ़त, और मार्केट कैप में करीब 20.5% की दर से एक अच्छी ग्रोथ आते हुए दिखाई पड़ी है। इतना ही नहीं, कुछ रेवेन्यूज फ्रंट के आंकड़े, मुनाफे के आंकड़ों में रेवेन्यूज जो कि FY18 में 1.25 लाख करोड़ रुपए था, वो 9 मंथ FY23 तक आते आते करीब 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा पहुंच गया। मुनाफे फ्रंट पे 26,000 करोड़ रुपए का मुनाफा होता था FY18 में, जो कि 9 मंथ FY23 तक आते आते करीब 31,000 करोड़ तक पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा है। इतना ही नहीं, कंपनी की मार्केट कैप में एक मेगा जंप, 4.5 लाख करोड़ की मार्केट कैप फरवरी 2017 में होती थी, आज रफली 11.5 लाख करोड़ की मार्केट कैप पहुंचते हुए दिखाई पड़ी, और देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी के तौर पे कंपनी कार्यरत भी है। करीब 15 लाख करोड़ की एक रिकॉर्ड मार्केट कैप टीसीएस ने इन्हीं की लीडरशिप के अंदर हिट भी किया,
और इतना ही नहीं, कंपनी ने करीब करीब 4 बायबैक और 1 बोनस का भी ऐलान किया। वो 4 बायबैक आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़ेंगे, जहां पर फरवरी 2017 में 16,000 करोड़, 2018 में 16,000 करोड़, 2020 में 16,000 करोड़ और करीब करीब 2022 में 18,000 करोड़ का एक मेगा बायबैक कंपनी ने रिसेंटली अनाउंस भी किया। इन आंकड़ों के अलावा कुछ और आंकड़े, जहां पे कंपनी के स्टॉक प्राइस की परफॉर्मेंस, 1250 रुपए का स्टॉक प्राइस जो कि आज 3200 रुपए पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा, यानी कि 150% का जंप कंपनी के स्टॉक प्राइस के अंदर इनकी ड्यूरेशन के, इनके कार्यकाल के अंदर आता हुआ दिखाई पड़ा। और टीसीएस क्यों है टाटा का ज्वेल, ये भी आपकी स्क्रीन पर, जहां पे कंपनी के कुल ग्रुप के कुल मुनाफे का 60% अकेला टीसीएस से आता है, ग्रुप की कुल आय का 20% हिस्सा अकेला टीसीएस से, ग्रुप की कुल मार्केट कैप का 57% हिस्सा सिर्फ टीसीएस से और ग्रुप के कुल कर्मचारियों का करीब करीब 60% हिस्सा भी टीसीएस से आता हुआ दिखाई पड़ता है। तो इस बड़ी कंपनी, बड़े ज्वेल के अंदर एक लीडरशिप में बड़ा बदलाव हुआ है। देखते हैं आने वाले साल कैसे रहते हैं। तो कैसे रही टीसीएस की परफॉर्मेंस पिछले 6 सालों में, इसकी डिटेल्स सुमित ने बताई। लेकिन टीसीएस से इस्तीफे के बाद राजेश गोपीनाथन ने दिल से अपनी बात कही है। सीएनबीसी आवाज से बातचीत में उन्होंने कहा कि जिस दिन मन ऊब जाए उसी समय बड़ा फैसला ले लेना चाहिए। हमारी सहयोगी हर्षदा सावंत ने उनसे बातचीत की, सुनिए। हर्षदा, ऐसा है कि विचार तो कई आगे ऊपर नीचे चलते रहते हैं, पर उसके बारे में ज़्यादा गौर नहीं किया था और ज़्यादा सोचा भी नहीं था। पिछले 1-2 महीनों में आपसे पिछली बार भी मेरी बात हुई थी कि 10 साल हो गए और आगे भी चलने का है, काफ़ी टाइम बचा हुआ है, तो करना क्या, यही करना है कि और कुछ करना है। बट एक बात पे मैं बहुत ही दृढ़ निश्चय था कि जिस दिन मन ऊब जाए उसी दिन निकल जाने का है। 1 मिनट भी इस काम में नहीं रहना, अगर पूरी तरह से दिल से नहीं करने का। तो द ट्रिगर पॉइंट वाज दैट, राइट? द मोमेंट दैट seed comes into your heart, you got to step out. I think I owe it to TCS, all of us owe it to TCS, that this seat was given in trust, and I respect the seat, and it is something that I don't take lightly. And this is not the seat to sit and think about my future plans. This is the seat to sit about and think about TCS's future. And the moment my future starts becoming part of the thinking process, I think it is appropriate that I step away and put somebody else here. And that's where it is. So it has been an absolute pleasure. तो राजेश गोपीनाथन की दिल से बात जो उन्होंने कही वो तो आपने सुनी, लेकिन अब फैक्ट तो यही है कि उन्होंने टीसीएस को टाटा बाय बाय किया है और के कृतिवासन टीसीएस के नए बॉस बन गए हैं। दरअसल कृतिवासन की 16 मार्च से सीईओ पद पर नियुक्ति हो गई है और अप्रैल 2023 से कृतिवासन कंपनी की पूरी कमान संभालेंगे। यानी 15 सितंबर तक जो गोपीनाथन है वो उनका पूरा साथ देंगे। गोपीनाथन ने इस्तीफा भले ही दे दिया है, लेकिन टीसीएस का साथ उनका 15 सितंबर तक बना रहेगा, जिसमें वो गोपीनाथन को पूरा सहयोग करेंगे। तो ये एक अपडेट। और अब सवाल ये है कि आखिरकार जो नए एमडी एंड सीईओ हैं के कृतिवासन, वो हैं कौन? तो आपको बता दें कि वो कोई नए व्यक्ति नहीं है टीसीएस में। पिछले 34 सालों से वो टीसीएस में काम कर रहे हैं। तो यानी वो टीसीएस को भली भांति समझते हैं, टीसीएस के कामकाज को समझते हैं और 34 साल कोई छोटा समय नहीं होता है। दरअसल 1989 में टीसीएस में वो शामिल हुए थे और फिलहाल अगर आप देखेंगे यानी इस नई पदवी से पहले वो टीसीएस के प्रेसिडेंट थे और बीएफएसआई सेगमेंट के ग्लोबल हेड भी वो रहे थे। अब वो टीसीएस को बतौर एमडी एंड सीईओ के पद पर संभालेंगे। बीएफएसआई वर्टिकल को सफल बनाने में उनका काफी बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि काफी सारे चैलेंजेस बीएफएसआई सेगमेंट में रहे ग्लोबली भी, और इस सेगमेंट पर उन्होंने काफी कामकाज भी किया। इसके अलावा डिलीवरी, सीआरएम, सेल्स में भी लीडरशिप रोल में उन्होंने काम किया है। अब अगर हम के कृतिवासन के बारे में बातचीत करें तो आपको बता दें आईआईटी कानपुर से 1987 में मैनेजमेंट इंजीनियरिंग में मास्टर्स की डिग्री इन्होंने हासिल की।
इसके बाद मद्रास यूनिवर्सिटी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी इन्होंने की है। लेकिन 34 सालों का सफर कम नहीं होता है। अलग अलग वर्टिकल्स में उन्होंने कामकाज किया है, कई सेगमेंट्स को हेड किया है, ग्लोबल हेड भी रहे हैं रेस्पेक्टिव सेगमेंट के, और इसीलिए वो टीसीएस को भली भांति समझते हैं, जानते हैं। तो टीसीएस के नए सीईओ के कीर्ति वासन ने कहा है कि कंपनी को हेड करना एक गर्व की बात है। ग्राहक और कर्मचारियों के भरोसे पर कंपनी खड़ी है, इसीलिए इससे जुड़े बड़े बदलाव नहीं होंगे। आने वाले दिनों में कस्टमर्स के साथ संबंध और मजबूत करेंगे। We have a great platform to work on, so our immediate priority is to continue doing that. And most importantly for me, like, there are certain parts of business I know quite well. I'll work with Rajesh to understand what's happening in the rest of TCS. That would be my immediate priority, and what are the customer needs and what we should be serving and taking care of. That's the way I look at it, and I'm planning to take it one day at a time as we go along, and definitely I'll shift to Bombay. We'll continue to focus on transforming our customers, bringing technology to a center of their business. So in my short answer, we will not make any change. We will continue to focus on core principles and fine tune as we go along. आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा, और अब बात कर लेते हैं कुछ खबरों की। एयर इंडिया ने अपने कर्मचारियों को दूसरी बार वीआरएस का ऑफर दिया है। योग्य कर्मचारी 30 अप्रैल तक वीआरएस ऑफर ले पाएंगे, और इसी खबर पर और डिटेल्स के साथ रोहन सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। रोहन, बताइए क्या डिटेल्स हैं इस खबर से जुड़ी हुई? जी, जैसा कि आपने बताया कि दूसरी बार होगा कि एयर इंडिया की तरफ से अपने कर्मचारियों के लिए वॉलंटरी रिटायरमेंट की स्कीम आई है। पिछले साल जनवरी में टाटाज ने टेक ओवर किया था, फिर जून में पहली बार स्कीम आई थी, जिसके लिए जो एलिजिबल थे 4200 के करीब कर्मचारी एलिजिबल थे। हम आपको बता दें कि 11,000 कर्मचारी हैं टोटल एयर इंडिया में। पिछली बार सिर्फ 1500 लोगों ने अप्लाई किया था। फिर से एक स्कीम लेके आई है एयर इंडिया अपने कर्मचारियों के लिए, और ये तत्काल प्रभाव से शुरू हो रही है अभी। और इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है वो है ऐसे कर्मचारी जिन्होंने कि 40 साल की को पूरा कर लिया है, जो कि जनरल परमानेंट कार्डर में आते हैं, जो कि 5 साल तक जिन्होंने लगातार सेवा दी है, और साथ ही ऐसे कर्मचारी भी जो कि क्लरिकल स्टाफ हैं या फिर जो कि नॉन स्किल स्टाफ हैं। ये सारे लोग एलिजिबल होंगे इस स्कीम के लिए। अभी से लेकर जो 30 अप्रैल तक जो है वो एलिजिबिलिटी का टाइम रखा गया है, लोग अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि अगर जो लोग पहले अप्लाई करते हैं, यानी 31 मार्च तक जो लोग अप्लाई करते हैं, उन्हें 1 लाख तक का अतिरिक्त बेनिफिट देने की भी बात कही गई है कंपनी की तरफ से। और जो बाकी स्टाफ हैं उनके लिए जो उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उनकी तरफ से उनको बेनिफिट दी जाएगी। अब इसमें देखना होगा कि ये जो 2100 के लगभग जो लोग एलिजिबल होंगे उसमें से कितने लोग अप्लाई करते हैं। लेकिन जो टाटाज की जो प्लान है अगले 5 सालों में सस्टेनेबिलिटी की तरफ, प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ बढ़ने का जो रोड मैप बनाया गया है, ये उसी का हिस्सा है कि जो काफ़ी सारे लोग जो एयर इंडिया को छोड़ना चाहते हैं वो इसको जल्दी से जल्दी ले सकें, और इसके लिए काफ़ी आकर्षक बेनिफिट्स भी रखे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा निर्भर इस बात पर करता है कि आखिर कितने लोग इसके लिए अप्लाई करते हैं। शुक्रिया रोहन ये डिटेल्स बताने के लिए। तो वीआरएस का ऑफर तो दिया है, कितने लोग अप्लाई करेंगे देखना होगा, लेकिन एक स्ट्रैटेजी के तहत ये डिसीजन एयर इंडिया ने लिया है। अब बात करेंगे खिलाड़ी नंबर 1 के अपडेट की। आज 3:30 बजे विनर की अनाउंसमेंट होगी। मुकाबला चल रहा है रत्नेश गोयल, अमित सेठ और आशीष क्याल के बीच में। अब तक रिटर्न की स्थिति दिखा देते हैं मुनाफे के मीटर में। ऑल्दो रत्नेश और आशीष क्याल ने अच्छी बढ़त आज तक बनाए रखी। अभी फिलहाल की प्रेजेंट स्थिति में देखिए चीजें बदली हैं, क्योंकि अमित सेठ जो पूरे हफ्ते जिनका पोर्टफोलियो मामूली रिटर्न दे रहा था, वहां एकाएक रिटर्न्स बढ़े हैं। पहले पायदान पर हालांकि आशीष क्याल ने 19.5% के रिटर्न के साथ अमित सेठ का पोर्टफोलियो 12% के रिटर्न लैंड कर रहा है, और रत्नेश गोयल का पोर्टफोलियो लगभग 9% के रिटर्न फिलहाल दे रहा है। ये रहा अपडेट, और इसी के साथ एक ब्रेक के उस पर आप देखिए नोया कंपनी। और नोया कंपनी में आज हम बातचीत करेंगे पीवीआर के सीएफओ नितिन सूद से। नमस्कार।